अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल के बारे में, मौशी सूरत हाल के बारे में और जो IMF के साथ डील मुतवक्के है कि हुकूमत क्या करने जा रही है, IMF के हवाले से क्या डिसीजन लेगी। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग डॉन में एडिटोरियल छपा है, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें ये पॉइंट रेज़ किया गया कि रिपोर्टेडली हुकूमत ये चाहती है, ये मखलूत हुकूमत ये चाहती है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाए, उनकी रिसेप्टिवनेस, उनकी पल्स को चेक किया जाए। और अगर उन मौजूदा हुकूमत के फैसलों में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साथ देती है तो ये उनके लिए आने वाले वक्त में बेहतर होगा। IMF को लेके अगर पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें में सब्सिडीज़ वापस ली जाती हैं तो इस पर ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। ये सब्सिडीज़ वापस लेने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको मज़ीद सख्त फैसले नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी और आपको सख्त तरीन फैसले लेने पड़ेंगे। इसलिए इस एडिटोरियल में सजेस्ट किया गया और मज़ीद जो मैंने देखा और भी जगहों पे सजेस्ट किया गया कि अर्ली इलेक्शंस सूट करते हैं उस तनकीद से बचने के लिए जो पहले इमरान खान की गवर्नमेंट पे होती रही और अब नून लीग की जो मखलूत हुकूमत है उसके ऊपर होगी। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे शुएब शाहीन साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस है कि उसमें जो फौजदारी मुकदमात हैं उसमें इंटरफेरेंस नज़र आ रही है, परसीव किया जा रहा है, ये इम्प्रेशन नहीं आ रहा है। और लेकिन ये जो एक ऑब्जर्वेशन है ये आने वाले वक्त में सियासत को कैसे मुतासिर कर सकती है। शुएब शाहीन साहब, आप इस खुद नोटिस को कैसे लेते हैं और इसकी टाइमिंग को कैसे लेते हैं? पहले भी हमने इस पर प्रोग्राम्स किए जब FIA ने अपने क्लैरिफिकेशंस दी कि हम प्रोसिक्यूटर को चेंज करना चाहते हैं, हमने हाई प्रोफाइल केसेस पे काम रोकने के लिए नहीं कहा। उस वक्त भी सवाल उठा था कि अगर प्रोसिक्यूटर को चेंज करते हैं तो वो उसमें भी एक इन्फ्लुएंस और प्रेशर ज़रूर नज़र आता है कि आप रेंडमली प्रोसिक्यूटर क्यों चेंज कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये खुद नोटिस लिया गया तो ये बुनियाद तो मजबूत लगती है कि प्रोसिक्यूटर का ऑन एंड ऑफ चेंज हो जाना एक केस को किसी भी तरह इन्फ्लुएंस तो करता ही है। देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बर वक्त इस बात का नोटिस लिया। देखें, प्रोसिक्यूटर को चेंज करें या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चेंज करें, वो दोनों इसकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को ज़ाहिर इन्फ्लुएंस करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने केस प्रेजेंट करना है बिफोर द कोर्ट। अब कोर्ट आज खुद तो इतनी मोटी फाइलों को नहीं देखेगी। अगर प्रोसिक्यूटर कागजों को छुपा लेगा, प्रोसिक्यूटर प्रॉपरली केस को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा तो आपका केस तो ज़ाहिर वीक हो जाएगा। दूसरी बात है, जब आप तफ्तीशी अफसर को चेंज कर देंगे जिसने सारी एविडेंस कलेक्ट की है, जिसने सारा रिकॉर्ड और मवाद बनाया है और वो सारा लेकर आ रहा है, अगर उसको आप चेंज कर देंगे ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा और वो अनड्यू इन्फ्लुएंस भी तस्वर होगा, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट तो आएगा केस को कमज़ोर होने में और केस को कमज़ोर करने में। और वो डेलिबरेटली, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आप इस वक्त नोटिस भी लिया है, जो कि वही लोग जो इस वक्त मुक़्तदर आला हैं, जो स्पेशली मुस्लिम लीग नून के लीडरान कराम, तो नेचुरली वो जब अपनी पावर में होंगे और अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे तो वाहिद फोरम सुप्रीम कोर्ट ही है या अदालतें हैं जो इसमें एक्शन लेंगे। लेकिन वो पावर के मिसयूज़ होने का इम्प्रेशन आ रहा है, वो तासुर है। और मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, इसमें एक और नुक्ता है, इस पर दो एतराज़ात ये उठ रहे हैं। एक कुछ लोगों की राय है कि जो मतन है, अगर आप खुद नोटिस का पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की तकारीर का बहुत सारा हिस्सा उसमें शामिल कर दिया गया। ये एक एतराज़ है और मैं एज डेविल्स एडवोकेट आपके सामने रख रही हूँ कि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, या तो ये कह दें कि इन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से लोगों को नहीं निकाला जिसमें इनके तमाम लीडरान करामी शामिल हैं, बल्कि इन्होंने पहले हफ्ते में ही किया था, पहले चंद दिनों में ही कर दिया था। तीसरी बात यह है कि क्या इन्होंने तफ्तीशी अफसरान को चेंज नहीं किया। ये तो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। जब ये एडमिटेड फैक्ट्स हैं, जब इन्होंने चेंज किया है तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट ने आप इमरान खान की तकरीरों को छोड़ दें, आप इमरान खान की तकरीरों को निकाल दें। क्या इन्होंने तफ्तीशी अफसरान तब्दील नहीं किए? यकीनन किए हैं। क्या आप बगैर किसी वजह के प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ज़रूर इन्होंने किए हैं। तो क्या आपने ICL से उन लोगों के नाम नहीं निकाले जो इसमें सबसे ज़्यादा मतलूबा लोग, इनकी अपनी लीडरशिप के लोग शामिल हैं? लेकिन इस असखुद की जो टाइमिंग है वो सियासी तौर पे बहुत इंक्लिनेशन शो करती है। देखिए मैडम, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर इस वक्त सुमोटो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ना लेती, आप केस को कमज़ोर कर दें, आप एक रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाएं, आप केस की असल जो जिस तरफ रुख जा सकता है, जो मटेरियल एविडेंस है, उसको आप कलेक्ट ना करें या उसको ज़ाय कर दें,
तो केस तो खत्म हो गया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना होता है, मुल्जिम ने नहीं। जब प्रोसिक्यूशन के केस में बेनिफिट ऑफ डाउट ज़ाहिर मुल्जिम को जाएगा। आपको याद है कि जरदारी साहब वाले केस में भी, पिछले केस में ऐसे ही हुआ था कि वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया तो या ज़ाय हो गया था। तो जब आप रिकॉर्ड ज़ाय कर दें, ख़त्म कर दें, गुम कर दें, प्रोसिक्यूटर बदल दें, इन्वेस्टिगेशन बदल दें, ECL से बंदों के नाम निकाल दें, वो जो इसमें वाकई जिसमें सीनियस केसेस में ठीक है शुएब शाहीन साहब, आप सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बारे हैं, आपकी कानूनी क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। इरफान कादिर साहब ने भी कहा और एक और बाकी जगहों से भी ये राय सामने आई कि एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखें, ये एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं हो सकती। ज़ाहिर है एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है और पार्लियामेंट अलग है। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन एग्जीक्यूटिव जब एक्सेस करेगी या बदनीयती पे अपनी फैसले करेगी या जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप ये देखिए, इसमें एक सबसे अहम बात ये है, इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी जो मुक़्तदर ताकतें हैं वही मुल्ज़िम हैं और वही फैसला करने लगे हैं, तो नेचुरली उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ आएगा तो अदलिया अंडर आर्टिकल। लेकिन फिर एक एतराज़ ये भी आया शुएब शाहीन साहब, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस, ये भी एतराज़ आया कि जब इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट थी और वो किसी एक को भी सजा नहीं दिलवा सके, कोई एक केस कंक्लूड नहीं हुआ, जमानतों पे जमानतें होती रहीं, कुछ केस जाली थे वो भी समझ आ गया, तब बस खुद नोटिस क्यों नहीं लिया गया? मेरी बात सुने, उस वक्त ये इम्प्रेशन नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब या आजम नज़ीर तारड़ साहब और या ये लोग फैसले करने लगे हैं अपने केसों के मुतालिक। उस वक्त ये तासुर था कि जी इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अदालतों ने, देखें, सजा देना ना देना किसने करना है? इमरान खान ने तो सजा नहीं देनी थी, इमरान खान ने केस बनाए भी नहीं थे। ये माज़रत के साथ शुएब शाहीन साहब, ये उस आप उस इन्वेस्टिगेशन को इंडिपेंडेंट कहेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नैब विक्टिमाइज कर रहा है, आप कैसे कह सकते हैं? मतलब आप ये राय कैसे दे सकते हैं? देखिए मैडम, किसी एक केस को उठा करके आप एज ए होल उसके ऊपर इतलाक नहीं कर सकते। अगर नैब का या किसी एक केस में गलत केस हो गया तो उस केस को खारिज कर दें या उस केस में कोर्ट रिलीफ दे दें, या वो देखें ना, जो बेल में जमानत होती है ना, वो टेंटेटिव नेचर होती है। टेंटेटिव मीन के आर्जी तौर पर, सर्ची तौर पर देखा जाता है, वो डेप्थ में नहीं देख सकती कोई भी कोर्ट। यहाँ तक एक केस का, मैं कोई भी एक केस कह सकता हूँ, लेकिन एज ए होल जब आप उसमें इंटरफेरेंस शुरू कर देंगे अपने ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो उसका इतलाक़ तो बहरहाल उसमें होगा। शुएब शाहीन साहब, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब एक गवर्नमेंट आती है तो ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस तो करती है, क्योंकि पहले जो इन्फ्लुएंस्ड अफसरान होते हैं उनको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पहले का एक स्पेसिफिक तरीके से काम कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड काम कर रहे होते हैं। उनके इस पॉइंट में वजन तो है। वैसे देखें, ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना इनकी डिस्क्रिशन है, ये अख्तियार है, ये करें, इसमें कोई उनसे नहीं पूछ सकता। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल केस में अपने मफाद और अपने ज़ात का कोई पसंदीदा तरीन आदमी लगा देंगे, वो तो आपको अनड्यू बेनिफिट दे सकता है। जब आपको अनड्यू बेनिफिट देगा तो आप तो उसमें से ज़ाहिर ही पूरी कोशिश करेंगे कि मैं फ़र्ज़ करो मेरे खिलाफ FIR है, मैं खुद ही उसका तफ्तीशी लगाऊं, खुद ही उसका प्रोसिक्यूटर लगाऊं, खुद ही उसमें मैं मुल्जिम हूं, तो इंसाफ कहाँ से आएगा? यही तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये इसको कहते हैं नो वन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन काज। अपने जाती काम के लाज में खुद तो जज नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन करे थे। और नैब के अंदर भी 7 अफसरान को तब्दील किया गया है, FI पंजाब के अंदर तब्दीलियाँ लाई गई हैं, DGIB को तब्दील किया गया है। इनिशियली PMLN की मखलूत हुकूमत ने ECL में नाम निकाले, अपने लीडरान के भी निकाले, अपने वज़रा के भी निकाले, तो ये वो सियासी इक़दाम तो थे जो कि जिस पे आज सवाल उठ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन ने ज्वाइन किया। इख्तियार वली खान साहब ने जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून है और उस्मान बसरा साहब ने जो रहनुमा PTI है। इख्तियार वली खान साहब, आप ये बताइएगा कि आप क्यों इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं और क्यों इरफान कादिर साहब की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर के मुतरादिफ है ये सारा इकदाम? क्योंकि आप लोग ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ तो कर रहे हैं, नैब में कर रहे हैं, FIA में कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर चेंज कर रहे हैं। और किसकी तरफ से आपने कहा बयान आया है? इरफान कादिर साहब ने कहा कि ये एक एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप भी ऐसे समझते हैं? इरफान कादिर साहब इतने दूर नहीं है, उनके सवाल के बारे में अगर आप उनसे पूछ लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको इतना बताऊं कि एग्जीक्यूटिव का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव करेगी, जो जुडिशरी का काम होगा वो जुडिशरी करेगी, और सारे काम फिर मिलके अगर करें तो वो ज्यादा खूबसूरत और अच्छे तरीके से हो सकते हैं। माजी में आपने देखा कि जो मुकन्ना थी वो जुडिशरी में भी घुसने की कोशिश कर रही थी, और वो साथ ही साथ आपने देखा कि वो एस्टेब्लिशमेंट में भी ब्यूरोक्रेसी को भी अपनी मर्जी के हिसाब से चलाती रही, तो उसके बड़े खराब और बड़े भयानक नताइज निकले। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और इरफान कादिर साहब जो है अपने सवाल का जवाब मेरे ख्याल में ज्यादा वो खुद दे दें तो ज्यादा बेहतर हो। शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये FIA का रिकॉर्ड भी मॉडल टाउन ले जाएंगे, बल्कि शेख रशीद साहब जो है उनसे तो बंदा ये पूछे कि आप ये बताइए कि अभी हमने कोई चीज हम लेके नहीं गए हैं, आपने पहले से शुरू कर दिया, तो जरा थोड़ा सा कमेंट कर लें कि ये जो पिंडी का शेख रशीद है, ये 27 अरब रुपए जो रिंग रोड का स्कैंडल है, क्या वो उस पर कमेंट करना पसंद करेंगे? क्या ये जो तोशा खाना से माल उठाया गया है, शेख रशीद साहब उस पर कोई कमेंट करना पसंद करेंगे? वो जो मालम जब्बे का केस है, शेख रशीद साहब उस पर कोई कमेंट करना पसंद करेंगे? मैं तो शहबाज गिल को और तमाम जितने PTI के तर्जुमान हैं, मैं सबको दावत देता हूँ, आप तो पाकिस्तान की ये 4 साल जो ये गलाजत ये लोग फैला के गए हैं, इसको एक साइड पे रखें। मैं आप सबको दावत देता हूँ, जरा KPI खैबर पख्तूनख्वा में मैं आपको सॉरी टू कट यू, तोशाखाना के हवाले से जो PDM के लीडरान से भी जो सवालात पूछे गए, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्फॉर्मेशन मानी गई, वो वहां से भी नहीं आई। आई होप आपको इस बात का पता है। आप उनकी इन्फॉर्मेशन जिससे आपने मांगी हो उससे ले लें, मुझसे आप मेरा सवाल जो पूछेंगी मैं उसका जवाब दे दूंगा। आपने तोशाखाना की बात की है ना कि PTI आंसरेबल है, तो PDM के मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान जो खुद बड़ा पारसा बनता है, जो दुनिया को कहता है कि मुझसे ऐसा पारसा बंदा कोई है ही नहीं, मतलब मैं हूं तो ठीक, मेरे अलावा कोई हो तो फिर गलत। अगर आप औरत हो और इमरान खान के खिलाफ बात करें तो आप बदकिरदार, आप इदारा हैं तो आप गद्दार, आप कोई मर्द हैं तो आप पे कोई और तोहमत, ये चोर, ये गुलाम, ये फला। 4 करोड़ रुपए मैं 1 मिनट 4 करोड़ रुपए का माल उठाकर उसको 25 करोड़ में बेचने वाला, क्या ये उसके लिए ये कोई गवादर की कोई रिहायशी स्कीम थी? ये कोई इन्वेस्टमेंट की जगह थी? ये तो कौम की मिल्कियत थी। कोई चीज अगर उठा के ये बनी गाला में जाके इस्तेमाल करते तो शायद हम उस पर बात ना करते, लेकिन यहाँ से सामान उठा के अगर आप बेचेंगे तो दिस इज समथिंग, स्टेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी। जी ठीक है। तो और साथ ही साथ लेट मी ऐड कि शेख रशीद की आपने बात की, मैं शहबाज गिल को भी दावत देता हूँ, साथ में फवाद चौधरी को भी कहता हूँ कि जरा हमें जो ये बीबी थी, खातून थी, ये फर्क होगी, उसके स्कैंडल्स के बारे में जरा कमेंट करें ना, थोड़ा बताएं ना कि वो इतने सारे इल्जामात के बावजूद अगर दे आर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनको उनकी तर्जुमानी के लिए आपने इमरान खान को रखा हुआ है। ठीक है, मुझे जी उस्मान बसरा साहब, फर्क होगी की तर्जुमानी के लिए इमरान खान को रखा हो। जी उस्मान बसरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, दोबारा जरा जी। इख्तियार वली खान साहब ये कह रहे हैं कि फर्क होगी की तर्जुमानी के लिए इमरान खान को रखा हुआ है। अच्छा, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में जो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है उसको तो डेलीगेट्स के ऊपर जवाब देना मुनासिब नहीं है। जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक मुसद्दका चोर और डाकू को, वो मरियम को, तो उनपे भी मेरे ख्याल में उस बहस पे नहीं जाना चाहिए। तो सर आप लोग तो पता नहीं कैसे कैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बंदा टीवी पे रिपीट नहीं कर सकता, उन्होंने तो फिर भी उससे बेहतर जुमला इस्तेमाल किया। आप सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम कहते हैं, फर्ज करें कि नवाज शरीफ ने चोरी की है तो नवाज शरीफ ने डाका मारा है, तो क्या नवाज शरीफ को अदालतों में सजाएं नहीं हुई?
आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ के एक्शन बियॉन्ड द मीन्स के अंदर सजा नहीं हुई उसको? हम चले मैं ये बताएं, हम कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक्शन बियॉन्ड द मीन्स यानी कि जो जायज जराए को छुपा के जो बाकी दौलत बनाई, अच्छा उसको हम चोर नहीं कहते हैं, उसके नहीं कहते, क्या कहें फिर उसको? आप मुझे बता दीजिए। लेकिन ये बहस नहीं है, ये बहस नहीं है। आज बहस ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट यहाँ पे इंस्टॉल की गई है कठपुतलियों की, जो मीर जाफरों और मीर सादकों के ऊपर मुश्तमिल है, जिन्होंने अमेरिका के अंदर होने वाली एक साजिश में हिस्सा लेके पाकिस्तान के लोगों को, गैरतमंद पाकिस्तानियों की तजलील की है। 25 करोड़ गैरतमंद पाकिस्तानियों के ऊपर एक कठपुतली अमेरिकी डोनाल्ड लू की। लेकिन उस्मान बसर साहब, लेट मी ऐड अ पॉइंट, आप कुछ कर नहीं रहे ना अभी मुल्क में। आप लोग भी इलेक्शंस चाहते हैं, पीडीएम भी इलेक्शंस चाहती है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से कोई काम नहीं कर रहा। देखिए आप लोग भी काम नहीं करें, वो आपको दावत देते हैं, फिर भी आप नहीं आते। नहीं, कौन सी पीडीएम इलेक्शन चाहती है? कौन सी पीडीएम इलेक्शन चाहती है? वो रिफॉर्म्स पे बात करना चाहते हैं, आप रिफॉर्म्स पे नहीं आते। वो झूठ बोल रहे हैं। ये साजिशी मीर जाफर और मीर सादक पाकिस्तान के लोगों को फेस नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 3 दफा इनकी हुकूमतें रही हैं, इन्होंने कभी इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं की। आज इनको मालूम है कि पाकिस्तान के लोग जान चुके हैं कि ये मीर जाफरों के टोले ने पाकिस्तान की कौमी गैरत को अमेरिका के सामने बेचा है। अमेरिका के साथ मिलकर गद्दारी का इनके ऊपर पाकिस्तान की कौम ने टैग लगाया हुआ है। ये पाकिस्तान की कौम को फेस नहीं कर सकते, ये छुप रहे हैं। कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के पीछे इनके मुंह में आज तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का तो लफ्ज ही नहीं आया था। 3 दफा वजीर आज़म रहे, तब तो कोई इंतखाबी इस्लाहात न की। आज इंतखाबी इस्लाहात कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की कौम जाग उठी है, पाकिस्तान की कौम ने इस गुलामी को कबूल करने से इनकार कर दिया। उस्मान बसर साहब, आप कहीं यहाँ पे रुकिएगा। इख्तियार अली खान साहब, मेरा आपको दावत देने का मकसद आप दोनों को ये है कि इस वक्त जो आप दोनों की पार्टीज का जो डायरेक्शन है वो इलेक्शंस के हवाले से होमवर्क की तरफ नहीं जाती। आप लोग कहते हैं कि पहले रिफॉर्म्स करेंगे, फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। ना इकोनॉमी को लेके बेहतर डिसीजंस हो रहे हैं, ना रिफॉर्म्स पे बात हो रही है। आप लोग बहुत अनक्लियर हैं, आप दोनों की जमातें बहुत अनक्लियर नजर आती। We are very much clear about the election reforms. आप अभी तो हमें आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, अभी आप देख लेंगे, आपको रिफॉर्म्स भी नजर आएंगे और साथ में आप देखेंगे कि और भी बड़ा कुछ होने वाला है। जहाँ तक बात इन्होंने की है, मैं थोड़ा सा आपको इनको मैं बता दूं कि जो आपकी नेब थी, आपका जो गठजोड़ था, नेब नियाजी गठजोड़, वो आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा। आप नवाज शरीफ पे कोई चीज साबित नहीं कर सके, आप शहबाज शरीफ पे कोई चीज साबित नहीं कर सके। आप लोगों पे तो सारी चीजें साबित हो चुकी हैं। आपकी तो इमरान खान की एक एक चीज, एक एक चोरी वो तो पकड़ी गई है और वो अब कोर्ट में साबित होने वाली चीजें हैं। इमरान खान जो है, मैं आपको बताने लगा हूँ, वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं और उनकी सारी टीम जो है डिस्क्वालीफाई होगी। जहां तक ये जलसों की बात करते हैं, तो तहरीक इंसाफ जलसों के लिए पैसे लाते हैं इजराइल से, पैसे लाते हैं इंडिया से। ये लोग फॉरेन फंडिंग की केस से क्यों छुपते फिरते हैं? इजराइल से पैसे लाते हैं पीटीआई। ये लोग तो ये जलसे करने के लिए, ये तो इनका शौक है, ये मौसीकी और रक्स का ये जो प्रोग्राम है। मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे उस्मान बसर साहब, मुझे वाइंड अप करने। आप लोग इजराइल से पैसे लेते हैं? देखिए, मैं दोबारा कहूंगा कि मैं तो 3rd क्लास किस्म के किसी बात का जवाब देना पसंद नहीं करता हूँ। आज आप बंदे ही 3rd क्लास हैं, आप हैं ही 3rd क्लास बंदे। बैठ के आपकी कोई क्लास ही नहीं है, मिलता रहा। आपके लीडर की कोई क्लास नहीं है। किसने मीर जाफर और तुम्हारे लीडर की कोई क्लास नहीं है, तुम्हारी क्या क्लास मीर जाफर वाली तो एग्जांपल फिट ही नहीं आती। वो तुम्हारे लीडर, तुम्हारे इमरान खान की कोई क्लास नहीं है, तुम्हारी क्या क्लास होगी? क्या है की नोक पे रखते हैं तुमको भी और तुम्हारे लीडर को भी। कौन में रखा 2 टके की तुम्हारी पार्टी है। आप इसको बंद करें। ठीक है, मुगलजात नहीं इस्तेमाल कर सकते हम लोग। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू बोथ ऑफ यू टू वर्क फॉर द पीपल प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इनफैक्ट हम यहाँ पे ब्रेक लेनी है, फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मुझे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सलमान शाह साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, ये खबरें तो आ रही हैं कि सब्सिडीज़ वापस लेंगे ये लोग पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, लेकिन जो कुछ स्टेप्स मुतवक्के हैं उस पर मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि 30 लग्जरी इंपोर्ट्स को अगर बैन किया जाता है, उन पर ड्यूटीज़ बढ़ाई जाती है, तो आपको लगता है कि फिस्कल और ट्रेड डेफिसिट्स इससे कम हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई खास इससे फर्क पड़ेगा। ये उनके मुंह में जीरे वाली बात है। असल चीज तो एनर्जी है। एनर्जी में आपकी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स हैं, गैस की इंपोर्ट्स हैं, कोयले की इंपोर्ट्स हैं, बिजली जो बनती है वो इंपोर्टेड चीजों से बनती है। तो वो जब तक उधर हम नई एक्शन लेंगे, जो IMF के मुताबिक जो हमने एक्शन लेने हैं, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। ये चीजें तो आप टेम्परेरीली कर लें, इसका माइनर इफेक्ट होगा और लोकल डिसरप्शन भी हो सकती है, क्योंकि अब ये नहीं मालूम कि गाड़ियों का अगर बंद किया है तो बहुत सी गाड़ियां तो यहाँ ही असेंबल होती हैं, उनके कारखाने बंद हो जाएंगे, फिर इधर के जो पार्ट्स उनमें जाते हैं वो किधर जाएंगे। तो ये हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या चीज एक्चुअली बैन हुई है और फिर पता लगेगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ, वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जैसे गाड़ियाँ, मोबाइल फोन्स, घरेलू मसनूआत, ड्राई फ्रूट्स, क्रॉकरी के तमाम आइटम्स, प्राइवेट हथियार, जूते, लाइटिंग की अशिया जो कि शायद इमरान खान के जलसों को इफेक्ट कर सके, डेकोरेशन की चीज़ें और देयर मेनी मोर। हाँ जी, वो बात। अब मसला ये है ना कि मसला कई चीजें, जैसे मैं बात कर रहा था गाड़ियों की, वो आधी गाड़ी यहाँ पे बनती है, आधी गाड़ी के पुर्जे बाहर से आते हैं। तो क्या वो गाड़ी के बाहर से पुर्जे आने बंद हो जाएंगे? तो फिर क्या होगा? वो तो सारी इनकी यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। सिमिलरली जूते की अगर आप बात करते हैं तो आधा जूते की हो सकता है सोल बाहर से आ रही हो और इधर बाकी काम इधर हो रहा हो, तो वो क्या करेंगे? सो आई मीन हमारा आमतौर पे एक नी जर्क रिएक्शन होता है, जिसके वजह से हम एक ब्लैंकेट किस्म की ऑर्डर कर देते हैं। जब फिर इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शंस होती हैं, फिर हमें एहसास होता है कि नहीं इसको। ठीक है, डॉक्टर सलमान शाह साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो इफेक्ट नहीं होगा, हम ऐसे इकदाम लेंगे। एंड यू रियली थिंक इट्स पॉसिबल? ऐसे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट किस चीज की वजह से चल रहा है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और इससे पहले ट्रेड डेफिसिट जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम आइटम्स, कोला, गैस, इन चीजों की इंपोर्ट से हो रहा है ना। तो जब तक आप उनके ऊपर कुछ उनकी कंजम्पशन को कर्टेल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये कैसे आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी? और हमारा मेन प्रॉब्लम ही हमारा इंपोर्ट्स है इस वक्त। तो जो हाथी है उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर रहे, दुम के ऊपर हमने खासा जोर लगा दिया। ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि डेट स्टॉक और डेट फ्लो को कम करने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन है पावर कंपनीज की माजी में भी होती रही है, लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटिटीज को प्राइवेटाइज करेंगे, ये माजी में भी ऐसे डिसीजंस हुए हैं, ये भी ठीक फैसला है? जी ठीक है, प्राइवेटाइज तो करना बहुत जरूरी है और उसमें अगर हम प्राइवेटाइज भी करते हैं और उससे एक इम्पोर्टेंट मैसेज जाएगा कि बहुत इनएफिशिएंट चीजें जो हैं वो अब सरकार नहीं चलाएगी, सरकार का रोल जरा कम होगा और भी हम फिस्कल डेफिसिट को और तरीकों से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी करना चाहिए। बहुत सी पब्लिक सेक्टर की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऊपर काबू पाना पड़ेगा और थोड़ी देर के लिए आपको अपनी हो सकता है डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी जरा स्लो करना पड़े ताकि ये हम बैलेंस में आए। हमारा जो डॉलर्स का डेफिसिट चल रहा है इसको बैलेंस में लाना बहुत जरूरी है और वो एक ही तरीका है कि आपकी जो प्राइसिंग मैकेनिज्म्स हैं वो इस किस्म की होनी चाहिए कि इम्पोर्टेड आइटम्स की कंजम्पशन जो है उसमें गिरावट आए और वो जब गिरावट आएगी तो आपका जो रुपया है वो स्ट्रेंथन होगा। और ये जो एक रिपोर्ट है कि 6% के करीब पहुंच गई है आपकी जो शरह नमू, और अगर आपने पेट्रोलियम सब्सिडीज वापस की तो ये इफेक्ट हो सकती है। बिल्कुल 6% पे तो ग्रो कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो है कि हमें
इस ग्रोथ को भी मेंटेन करना है और दूसरी तरफ हमने अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल करना है। ये दोनों बड़ी मुश्किल चीजें हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन हमने स्टैगफ्लेशन से बचना है, स्टैगनेशन नहीं होने देनी। हमने इन्फ्लेशन को भी काबू करना है और स्टैगनेशन भी नहीं होने देनी और फिर डॉलर को कंट्रोल भी करना है। तो यहाँ पे महारत आएगी कि किस किस्म की आपकी पॉलिसीज हैं, और ये अगर IMF प्रोग्राम के मुताबिक जो चीजें हैं वो तो सबसे पहले करनी चाहिए ना। और एक और बेंचमार्क जिसके बारे में पहले भी बात होती रही कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रोल कम कर दिया जाए पावर टैरिफ्स को सेट करने के लिए और नेपरा को ज़्यादा अथॉरिटी दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब लिमिट कर दें पॉलिटिकल पावर को, तो ये सही है? डू यू एग्री विद दैट? ये तो हमेशा से यही होता है, लेकिन वो पॉलिटिक्स जब होती है तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो पॉलिटिक्स चलती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर वो नहीं काम हो सकता। तो कर दें तो बड़ी। लेकिन जैसे अभी हम एक सियासी फैसला ज्यादा देख रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस को देखिए, उसमें जो टेक्निकलिटीज हैं वो इतना एड्रेस नहीं हो रही, तो पॉलिटिकल रोल कम कर देने से ज्यादा बेहतर फैसले कर सकती हैं जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं। तो उसका मतलब तो फिर ये है ना कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट ले आए हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि एज लॉन्ग एज पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो उसके लिए तो ये जरा मुश्किल काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।